हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ली शैडले प्रिंसिपल पढ़ा था। देखा था कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम या कैटलिस्ट और इनर्ट गैस एडिशन से रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ चेंज हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए, राइट। तो इन सब चीजों से इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके थ्रू ही चेंज हो सकता है, केवल टेम्परेचर के थ्रू, या एक्सप्रेशन है जो कोफिशिएंट के बेसिस पर भी डिफरेंट आपको मिल सकता है, राइट। तो जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने पर कौन सी रिएक्शन अफेक्ट होने वाली है। ऑल्सो मेंशन वेदर चेंज विल causes the reaction to go into the right or the left direction। फॉरवर्ड या बैकवर्ड किस डायरेक्शन में प्रेशर का इंक्रीज होना रिएक्शन को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको 4 रिएक्शन गिवन है, इसमें सभी में इक्विलिब्रियम अटेन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन से। अब अगर आप यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर देते तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चेंज होगी। क्या बताया था कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करती है, जिधर वो प्रेशर को डिक्रीज कर सके, मींस गैसियस मोल्स कम बन रहे हो। तो अभी हम देखें यहाँ पर इधर कितने मोल्स हैं, इधर भी ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है। तो स्टोइचियोमेट्री देख लें, इधर स्टोइचियोमेट्री का सम 3 है, इधर भी स्टोइचियोमेट्री का सम 3 है। तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या है, 0। तो डेल्टा एन का वैल्यू 0 होता है तो बोथ साइड नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सिमिलरली प्रोड्यूस होंगे। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जाने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में बात करें, इधर गैसेस मोल्स कितना है, 1 है, इधर गैसेस मोल्स कितना है, 2 है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा एन की बात करें तो डेल्टा एन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन क्या करना चाहेगी, प्रेशर को फर्दर डिक्रीज करना चाहेगी। तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए किधर मूव करेगी, जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हो। इधर 2 गैसेस मोल्स है, इधर 1 गैसेस मोल्स है। तो यहाँ पे कम मोल्स किधर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट। इधर देख लें, स्टोइचियोमेट्री कितना है, 9, इधर कितना है, 10। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करती है, जिधर वो प्रेशर को कम कर सके, मींस गैसेस मोल्स कम हो रहे हो। तो इधर 9 मोल है, इधर 10 मोल है। तो डेल्टा एन तो पहले देख लें कैसा है, पॉजिटिव। कम मोल्स किधर है, रिएक्टेंट साइड। तो मींस क्या शिफ्ट होगा, इधर बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड साइड शिफ्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लें, इधर 1 मोल है, इधर कितना है, 2। तो डेल्टा एन कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, प्रेशर को कम करना चाहेगी। प्रेशर को कम करने के लिए किधर मूव करेगी, जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हो। इधर गैसेस मोल्स 2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो रिएक्शन कहाँ आएगी, जहां पे गैसेस मोल्स कम हो रहे हो, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इधर रिएक्शन कौन से डायरेक्शन मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको ली शैडले के अकॉर्डिंग ये 4 रिएक्शंस गिवन है जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 चेंज बोले हैं कि हम यहाँ पे 2 चेंज करते हैं। पहले प्रेशर को डिक्रीज कर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। एक बार हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, दूसरी बार प्रेशर को इंक्रीज किया। तो आपको बताना है कि जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, और जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। यस, आपको बताया कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, जिधर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड में। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो फॉरवर्ड में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे N2 + रेज़ टू से 2N3 बन रहा है, प्लस हीट प्रोड्यूस हुआ। अगर प्रोड्यूस हो रहा है मींस आपको यहाँ से हीट निकल रहा है, तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, इसके लिए बात करें N2 + O2 2NO, ये भी रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें भी प्रोसेस कैसा है, ये एक्सोथर्मिक हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करना रिएक्शन के लिए फायदे की बात है। तो रिएक्शन कहां मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, H2O + हीट आप यहाँ पे रिएक्टेंट हीट गेन कर रहा है, मींस रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाना है इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल है, बट टेम्परेचर कम करना इसके लिए फॉरवर्ड एक्शन के लिए फेवरेबल नहीं होगा, बैकवर्ड के लिए फेवरेबल होगा। तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में।
राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर कम करना कैसा होगा, फेवरेबल होगा, तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा यहाँ पे हीट पॉजिटिव है तो डेल्टा एच कैसा होगा, जो साइन हीट का होता है उसका ऑपोजिट साइन डेल्टा एच का होता है। हीट पॉजिटिव है तो डेल्टा एच नेगेटिव, हीट पॉजिटिव है तो डेल्टा एच नेगेटिव। यहाँ पे इधर से जब हीट प्रोडक्ट साइड आएगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे हीट नेगेटिव है तो डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव, और इधर हीट पॉजिटिव है तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव, राइट। हीट जब प्रोडक्ट साइड होती है तो उसका साइन क्या है, उसके बेसिस पे आप एंथैल्पी का साइन यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। चलिए प्रेशर इंक्रीज कर दें तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हो। इधर कितने मोल्स हैं, 4, इधर कितने मोल्स हैं, 2, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, राइट। इधर गैसेस मोल्स 2 हैं, इधर भी गैसेस मोल्स 2 हैं, तो यहाँ पे कोई शिफ्ट नहीं होगा। इधर गैसेस मोल्स कितना है, 1 है, इधर गैसेस मोल्स कितना है, 1.5 है, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हो, मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी। इधर गैसेस मोल्स कितने हैं, 3, इधर गैसेस मोल्स कितने हैं, 2, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करेगी, जिधर गैसेस मोल्स कम हो रहे हो, मींस कम किधर होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बामेट टू गैसेस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन आपको दे रखी है, अमोनियम कार्बन में डिकम्पोज हो रहा है NH3 और CO2 में, ठीक है। ये सॉलिड है और बाकी दोनों कंपोनेंट प्रोडक्ट में गैसेस है। अब आपको बोला है व्हेन सॉलिड अमोनियम कार्बामेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इवैक्यूएटेड फ्लास्क एट T टेम्परेचर द टोटल प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम इज 0.3 atm। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 हटा दीजिए, T डिग्री सेल्सियस इसको रख लीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोला है गिवन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम हाउ वुड द फॉलोइंग चेंज अफेक्ट द टोटल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इन द फ्लास्क वंस इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड। तो अब यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर चेंज दे रखे हैं, उन चेंज के बेसिस पे बताना है कि यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन में हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर पहले देख लें कि आपको एक्चुअली गिवन क्या है, कि पहले Kp का कैलकुलेशन करते हैं। बोला है कि अभी सॉलिड की वजह से तो कोई प्रेशर नहीं होगा, बोला है कि जब इक्विलिब्रियम है तो टोटल प्रेशर कितना है, 0.3। तो अगर यहाँ पे इसकी वजह से प्रेशर P बन रहा है, इसकी वजह से प्रेशर 2P होगा, 2:1 के रेशियो में होगा। बोला है कि इनिशियली कंटेनर क्या था, इवैक्यूएटेड, यानी उसमें कोई गैस प्रेजेंट नहीं थी, तो जो गैस बन रही होगी वो यहाँ से इसके डिकम्पोजिशन से ही बन रही होगी। तो अगर इसका प्रेशर P है तो ये कितना होगा, 2P, इसकी वजह से तो कोई प्रेशर नहीं है। अब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर आपको 0.3 बोला है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो एट इक्विलिब्रियम 2P + P किसके बराबर होगा, 0.3 के बराबर, तो P कितना मिल जाएगा, 0.1 atm, राइट। तो आपको P का वैल्यू मिला, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपको मिल गया कितना, 0.1, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना मिला, 0.2। तो अब Kp निकाल लीजिए, Kp कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, वैल्यू पुट कीजिए, 0.2 स्क्वायर इंटू 0.1, 0.2 स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 10⁻², और ये कितना है 0.1, तो ये कितना होगा, 4 इंटू 10⁻³ atm क्यूब, इसके Kp का वैल्यू आपको मिलेगा। इतना क्लियर। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है उनकी बात करते हैं। बोला है गिवन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम हाउ वुड द फॉलोइंग चेंज अफेक्ट द टोटल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इन द फ्लास्क वंस इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड। तो इन्होंने क्या क्या आपको दिया है, फर्स्ट कि CO2 को ऐड कर दें। फर्स्ट बोला है एडिंग CO2, तो अगर आप CO2 को ऐड करें तो CO2 किधर है, प्रोडक्ट साइड होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे जब CO2 ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो अमोनिया भी क्या होगा, बैकवर्ड में जा रहा होगा, बिकॉज जब अमोनिया CO2 के साथ रिएक्ट होगा तभी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, राइट। तो यहाँ पे जब आप CO2 का एडिशन कर रहे होंगे तो अमोनिया का अमाउंट ऑफ NH3 क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर। सेकंड बोला है एडिंग अमोनियम कार्बामेट। अब देखिए यहाँ पे अमोनियम कार्बामेट क्या है, सॉलिड कंपोनेंट है, उसका Kp में कोई एक्सप्रेशन में, Kp एक्सप्रेशन में वहां कहीं पर नहीं आ रहा है, तो जो Kp के एक्सप्रेशन में नहीं आता है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी नहीं करता है। तो यहाँ पे आप कितना ही सॉलिड अमोनियम कार्बामेट मिला लीजिए, इक्विलिब्रियम का कोई डिस्टर्बेंस
नहीं होगा। तो सेकंड में क्या होगा, नो इफेक्ट, राइट। थर्ड की बात करें, थर्ड क्या बोला है यहाँ पे, रिमूविंग CO2। अब अगर आप CO2 को हटा दिया तो मींस आपने प्रोडक्ट का अमाउंट हटा दिया, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, वापस प्रोडक्ट को बनाना चाहेगी। तो प्रोडक्ट बनेगा तो साथ में अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, आपने CO2 को हटा दिया तो CO2 बनाने के लिए रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड में आएगी। फॉरवर्ड में आएगी तो अमोनिया भी बनेगा, CO2 भी बनेगा। तो CO2 हटाने पर अमाउंट ऑफ अमोनिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपको बोला है फोर्थ, इंक्रीजिंग द टोटल वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे, कंट्री का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इनिशियल इक्विलिब्रियम पे जो इनके मोल्स थे उनके लिए वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ गया तो इन कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो केपी का वैल्यू यहाँ पे क्यूपी केपी के बराबर नहीं रह पाएगा। तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, वहां पे जो पार्शियल प्रेशर कम हुआ है उसको वापस से बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो उसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा देंगे कंट्री का तो अमाउंट ऑफ CO2 क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, सॉरी, अमाउंट ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, अमोनिया के लिए पूछा गया है, CO2 तो बढ़ेगा ही, अमाउंट ऑफ अमोनिया क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ बोला है एडिंग नियॉन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का एडिशन कोई इफेक्ट नहीं करता है, ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया है। और लास्ट बोला है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन कैसी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे डीकंपोज होने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, डीकंपोज करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है। तो प्रोसेस कैसा होगा, ये एंडोथर्मिक। अच्छा, ऊपर बोला भी है कि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए टेम्परेचर क्या है, फेवरेबल होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां मूव कर रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो रहा होगा, ज्यादा बन रहा होगा। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको रिएक्शन ए सॉलिड से 2B+C बन रहा है। जो रिएक्टेंट है वो गैसेस है और बाकी प्रोडक्ट क्या है, आप सॉरी, जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो प्रोडक्ट है वो गैसेस फॉर्म में। बोला गया है A इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट इफ B इज एडेड इन सच अ मैनर दैट partial pressure of B become equal to initial total pressure, then calculate initial total equilibrium pressure, then calculate ratio of initial total pressure to final total pressure। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। यस, देखिए बोला है यहाँ पे A इनिशियली क्या है, B और C के साथ इक्विलिब्रियम पर है। A सॉलिड है, B और C क्या है, गैसियस है। ठीक है, तो जब A से B और C प्रोड्यूस होगा तो B की वजह से कुछ प्रेशर होगा, C की वजह से कुछ प्रेशर होगा, बट यहाँ पे रेशियो क्या है, 2:1 है। तो अगर इसकी वजह से प्रेशर P है तो B की वजह से प्रेशर कितना होगा, 2P होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अब B को इस तरीके से यहाँ पर मिलाया है कि जो नया इक्विलिब्रियम आया वहां पर B का पार्शियल प्रेशर इनिशियल इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर के बराबर था। तो अभी इनिशियल इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे 2P+P। तो हम क्या बोलते हैं, एट इनिशियल इक्विलिब्रियम P टोटल क्या होगा, यहाँ पर इसको P टोटल 1 बोल देते हैं। तो 2P+P = 3P, राइट। तो अब जब नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा उस कंडीशन में B का पार्शियल प्रेशर कितना लेना है, आपको 3P लेना है। तो आपको बताना है यहाँ पे इनिशियल टोटल प्रेशर और फाइनल टोटल प्रेशर का रेशियो। अब अगर आपको फाइनल टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो अभी आपको पता लगा कि यहाँ पे जो नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उस पे B का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 3P के बराबर। बट अगर आपको टोटल प्रेशर बताना है तो C का भी प्रेशर बताना पड़ेगा। ठीक है, अब C का प्रेशर P तो होगा नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ, बिकॉज अगर आप B मिला रहे हैं तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में। तो यहाँ पे B मिलाया तो रिएक्शन बैकवर्ड में गई तो C कुछ कंज्यूम हो रहा होगा तो C का प्रेशर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर आप रिएक्टेंट को मिलाते हैं, प्रोडक्ट को मिलाते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं या वॉल्यूम चेंज करते हैं, बट अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो Kp या Kc कांस्टेंट रहता है। तो अभी जो Kp का वैल्यू होगा वो बाद वाले Kp के वैल्यू के बराबर ही रहने वाला है। तो यहाँ पर Kp की बात करें, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B स्क्वायर अपॉन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C। पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है, 3P स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना है, P। तो ये कितना होगा, 4P क्यूब। तो Kp का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 4P क्यूब के बराबर मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखिए एट न्यू इक्विलिब्रियम,
क्या होगा, ए सॉलिड से बन रहा है यहाँ पे 2b गैस प्लस c गैस, ठीक है। अब यहाँ पे नए इक्विलिब्रियम पे बोला है कि b का पार्शियल प्रेशर कितना है, इनिशियल टोटल प्रेशर के बराबर, तो इनिशियल टोटल प्रेशर कितना था 3p। अब यहाँ पे c का भी कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, तो उसको हम p डैश मान लेते हैं। हमने यहाँ पर b को मिलाया था, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर जो kp का वैल्यू है और जो इसके लिए kp का वैल्यू होगा वो क्या रहना चाहिए, दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे kp का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ b स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ c। पार्शियल प्रेशर ऑफ b कितना है 3p स्क्वायर इंटू p डैश विल बी इक्वल टू kp का वैल्यू कितना 4p क्यूब। तो कितना होगा p डैश, यहाँ पर p डैश कितना हो जाएगा, p डैश मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ c कितना हो जाएगा 4p, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से एक p कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 स्क्वायर कितना 9। तो यहाँ पे आप टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ b प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ c, ठीक है। यहाँ पे जो भी पार्शियल प्रेशर प्लस यहाँ पे जो भी पार्शियल प्रेशर है, तो b का पार्शियल प्रेशर तो कितना था 3p प्लस c का पार्शियल प्रेशर कितना 4p बाय 9, तो ये क्या होगा 27 प्लस 4 31p बाय 9, ठीक है। तो अब आपको इनिशियल टोटल प्रेशर भी पता है, फाइनल टोटल प्रेशर भी पता है। आपको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ इनिशियल टोटल प्रेशर टू फाइनल टोटल प्रेशर। तो इनिशियल टोटल प्रेशर कितना था 3p, फाइनल टोटल प्रेशर कितना है 31p बाय 9, तो ये कितना होगा 27 बाय 31। दिस इज द रेशियो ऑफ इनिशियल टोटल प्रेशर टू द फाइनल टोटल प्रेशर। इनिशियल इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर था और बाद में जो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर मिला, उन दोनों का रेशियो, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको p प्लस 2q से r बन रहा है, इक्वेशन गिवन है, सभी कंपोनेंट क्या है यहाँ पे गैसेस फॉर्म में। बोला है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ p एंड q इज 3 मोलर एंड 4 मोलर रेस्पेक्टिवली। इनिशियली जब इनिशियल इक्विलिब्रियम था तो p और q का कंसंट्रेशन कितना गिवन है 3 मोलर एंड 4 मोलर। When volume of vessel doubles suddenly and allowed to attain equilibrium, the concentration of Q at new equilibrium becomes 3 molar. Then find Kc of reaction and equilibrium concentration of R at two different equilibrium. Right? तो given क्या है, इनिशियली इक्विलिब्रियम था तो यहाँ पे P का और Q का कंसंट्रेशन 3 मोलर एंड 4 मोलर गिवन है, R का कोई कंसंट्रेशन गिवन नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये V वॉल्यूम पर है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे। अब जब वॉल्यूम डबल कर दिया तो इन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम डबल करने के बाद बिकॉज वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड में मूव करेगी। वॉल्यूम डबल कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम, तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है जिधर गैसेस मोल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम डबल कर दिया तो इनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो अब जब यहाँ पे वॉल्यूम डबल कर दिया, अच्छा इनिशियली बात करें यहाँ पे 3 मोलर था या 4 मोलर था, इसका कोई कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, हम मान लें C मोलर ये गिवन है, ठीक है। अब वॉल्यूम डबल कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाफ हो जाएगी, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 मोलर, 4/2 मींस 2 मोलर एंड C/2 मोलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको बोला है Q का कंसंट्रेशन कितना हो गया इक्विलिब्रियम पर। अब जब अगेन इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ सेकंड टाइम, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, C का कंसंट्रेशन कितना हो गया 3 मोलर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, प्रेशर को बढ़ाने के लिए उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर गैसेस मोल्स इंक्रीज हो रहे हो। तो गैसेस मोल्स इंक्रीज किधर होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना था C/2, तो इसमें से कुछ कम होगा x, C/2 माइनस x मोलर अमाउंट इसमें कम होगा। अब यहाँ पे अगर ये 1 मोल है तो इससे बैकवर्ड में 2 मोल ये Q का बन रहा होगा और बैकवर्ड में 1 मोल P का बन रहा होगा। तो अगर ये x मोलर है तो x मोलर से कितना बनेगा 2 + 2x और ये 1.5 + x, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक क्लियर है, ये 1 से 2 बन रहा है तो x से कितना बनेगा 2x, ये 1 से 1 बन रहा है तो x से कितना बनेगा x, ठीक है। अब बोला है जो नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, सपोज यहाँ पे इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो यहाँ पे अब C का Q का कंसंट्रेशन कितना बोला है आपको 3 मोलर, राइट, यानी 2 + 2x कितना है 3 मोलर, तो 2x कितना होगा 1 मोलर, तो x का वैल्यू कितना 0.5, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिला। अब अगर आपको Kc या Kc निकालना है और
यहाँ पे R की कंसंट्रेशन बतानी है तो C का वैल्यू तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कितना है C और इसका कंसंट्रेशन कितना है इस इक्विलिब्रियम पे R का C/2 - x। तो अगर हम यहाँ पे बोले इसका Kc कितना होगा, Kc क्या होगा, अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका Kc क्या होगा, C बिकॉज कंसंट्रेशन है मोलर है C/3 इंटू 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे Kc होगा। और यहाँ पे Kc कितना होगा, C/2 - x, x का वैल्यू कितना मिला 0.5 अपॉन 1, x का वैल्यू 1.5 मिला। तो यहाँ पे नए इक्विलिब्रियम पर P का कंसंट्रेशन कितना होगा, P का कंसंट्रेशन नए इक्विलिब्रियम पे कितना होगा 1.5 प्लस x, x का वैल्यू कितना है 0.5, तो ये कितना होगा 2 मोलर। और Q का कंसंट्रेशन तो आपको गिवन है कितना है 3 मोलर, राइट। तो P का कंसंट्रेशन कितना 2 मोलर और Q का कंसंट्रेशन कितना 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज आपने क्या किया है, वॉल्यूम चेंज किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो Kc का वैल्यू क्या रहना है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो इस कंडीशन में Kc मिला और यहाँ पे जो Kc मिला, दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट कीजिए तो कितना बनेगा, C/3 इंटू 4 स्क्वायर में 16 इक्वल टू C/2 माइनस 0.5 अपॉन 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना 9, राइट। कैलकुलेट करें यहाँ पे 3 से ये 9 3 टाइम्स, ये कितने टाइम्स 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3c इक्वल टू 3/2 इंटू 8 मीन्स 4 माइनस 0.5 इंटू 8 सॉरी 4c माइनस 4, राइट। तो कैलकुलेट करें यहाँ से, सही है कैलकुलेशन हमारा। तो c कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 मोलर, राइट। तो c का वैल्यू आपको मिल गया। अब अगर c का वैल्यू मिल गया तो Kc निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। c का वैल्यू मिल गया तो आपको दोनों इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ R पता है, राइट। तो अब यहाँ से पहले Kc निकाल लें। Kc कितना मिलेगा, आप चाहे इससे कैलकुलेट करें या इससे कैलकुलेट करें, Kc दोनों में सिमिलर होगा। तो Kc कितना होगा, c का वैल्यू कितना है 4/3 इंटू 4 स्क्वायर, तो कितना होगा, एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना होगा 1/12। यूनिट क्या होगी, मोलरिटी अपॉन मोलरिटी, मोलरिटी स्क्वायर। तो एक मोलरिटी से एक मोलरिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या मोलरिटी पावर -2 यानी इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। 1 मोलर स्क्वायर होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे एट इनिशियल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ R कितना था यहाँ पे C यानी कितना 4 मोलर। एट फाइनल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ R कितना मिला यहाँ पर C/2 माइनस x, तो C का वैल्यू कितना है 4/2 मीन्स कितना 2 माइनस x का वैल्यू कितना है 0.5, तो 2 माइनस 0.5 मीन्स 1.5 मोल। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको इक्वेशन PCl5 से PCl3 और Cl2 का डिसोसिएशन गिवन है। बोला है अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V कंटेन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ईच ऑफ PCl5 PCl3 एंड Cl2 गैस, ठीक है। सभी कंपोनेंट गैसेस है, सभी के यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर 2-2 मोल प्रेजेंट है, राइट। प्रेशर गिवन है आपको 3 atm, pressure is 3 atm and temperature 300 Kelvin. Certain amount of chlorine was now introduced, keeping the pressure and temperature constant until volume become 2V. Then calculate amount of Cl2 increases, कितना moles of CO2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया होगा वो आपको बताना है, ठीक है। आपको इस कंडीशन में बोला है कि 2 मोल PCl5 का है, 2 मोल PCl3 का है एंड 2 मोल ऑफ क्लोरीन है। आपको बोला है प्रेशर कितना है यहाँ पे 3 atm, टेम्परेचर गिवन है कितना 300 केल्विन, ठीक है। और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था यहाँ पे V। ये जो कंडीशन है सारा V वॉल्यूम पर आपको गिवन है, ठीक है। अब क्या बोला है कि यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिलाया गया कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया 2V, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम क्या कर दिया यहाँ पे डबल, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे प्रेशर कितना रखा 3 atm, टेम्परेचर कितना रखा 300 केल्विन और वॉल्यूम कितना कर दिया 2V, ठीक है। तो कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन यहाँ पे आपको मिलाया गया है। तो आपको बताना है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लोरीन इंट्रोड्यूस, कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया होगा, राइट। तो पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर देखते हैं कि ऐसे कैलकुलेशन करना है।
चलिए तो हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो आप कुछ भी चेंज कर दो, केसी केपी तो क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो अभी हम इनिशियल केपी की बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम गिवन नहीं है तो कंसंट्रेशन तो आप निकाल नहीं सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, केपी निकाल लेते हैं, बिकॉज टोटल प्रेशर गिवन है। केपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी या मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर गिवन है क्या, यस गिवन है। क्या कंपोनेंट के मोल्स गिवन है क्या, यस गिवन है। ये जो सारा इंफॉर्मेशन है वो किस पर है, इक्विलिब्रियम पर। तो इधर मोल फ्रैक्शन की हम बात करें, PCl5 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितना होगा 6, 2/6 एंड 2/6। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। ये कितना बचा, 1/3 इंटू 3, 1/3 इंटू 3। टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पे 3 atm एंड 1/3 इंटू 3, राइट। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया। केपी कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो केपी का वैल्यू आपको इनिशियली क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। केपी तो कांस्टेंट रहना है बिकॉज टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्लोरीन मिलाएंगे तो वो मिलाने के बाद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, यहाँ पे जो आपने क्लोरीन के मोल्स मिलाए हैं उसको कम करने के लिए कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं। तो अभी इनिशियली जब इक्विलिब्रियम था तो PCl5 के 2 मोल थे, PCl3 के 2 मोल थे और Cl2 के 2 मोल थे, राइट। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिला दिया। तो क्लोरीन मिला देंगे तो ये क्या होगा, 2 + X हो जाएगा, इतने मोल हो गए। अब जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट मिलाते हो तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, उसके अमाउंट को, जो आपने उसमें अमाउंट मिलाया है उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगेन इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड में। तो अब रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो इनका अमाउंट क्या होगा, कम होगा, और इसका अमाउंट नए इक्विलिब्रियम पे बढ़ेगा। तो इसमें से यहाँ पे क्या होगा, 2 + X में से कुछ अमाउंट कम होगा। हम मान लेते कि सपोज Y मोल कम हो रहा है। अब अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो अगर इसका Y मोल कम होगा तो इसका भी कितना मोल कम होगा, Y मोल 2 में से कितना कम होगा, Y मोल। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो Y मोल से कितना बनेगा, 2 + Y मोल। तो अब मान लेते हैं कि नए इक्विलिब्रियम पे इतने इतने मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला है, इनिशियल प्रेशर 3 atm था, फाइनल प्रेशर भी क्या रखा है यहाँ पे 3 atm ही रखा है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर 3 atm था, फाइनल प्रेशर भी 3 atm था, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था, फाइनल टेम्परेचर भी 300 केल्विन है। तो यहाँ पे ना तो प्रेशर को वेरी किया है ना टेम्परेचर को वेरी किया है, बट यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, इनिशियली यहाँ पे वॉल्यूम V था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया 2V, तो वॉल्यूम डबल हो गया। तो इसका मींस क्या बोल सकते हैं हम, PV = nRT के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम डबल हो गया इसका मींस नंबर ऑफ मोल्स डबल हुए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल मोल्स कितना था, 2 + 2 + 2, इनिशियली 6 मोल के लिए V वॉल्यूम था। तो अगर यहाँ पे 2V वॉल्यूम हो गया तो इस इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हैं, कितने होने चाहिए, 12 मोल। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम becomes double, so number of moles becomes double। तो यहाँ पे इनिशियली कितने मोल्स थे, टोटल 6, तो यहाँ पे 6 मोल थे। तो यहाँ पे इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 6 मोल पे V वॉल्यूम, तो 2V वॉल्यूम कितने पे होगा, 12 मोल पर। तो 2 + Y + 2 - Y + 2 + X - Y, ये कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, राइट। तो कैलकुलेट करें, इस Y से ये Y कैंसिल आउट कर दें, राइट। तो कितना बचा, 2 2 2 6 हो गया, 6 को उधर भेज दें तो X - Y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, X - Y का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 6 मिल रहा है, राइट।
तो अब x माइनस वाई का वैल्यू मिल गया, तो x माइनस वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना कितना मोल था, PCl5 का कितना मोल था, 2 प्लस वाई, PCl3 का मोल कितना है 2 माइनस वाई, और Cl2 का मोल कितना 2 प्लस एक्स माइनस वाई। सो x माइनस वाई का वैल्यू मिला 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 मोल, राइट। टोटल मोल कितना है, दिस प्लस दिस यानी टोटल मोल कितना है 12, राइट। अब अगर हमें y का वैल्यू मिल जाए तो y का वैल्यू मिल जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमने कितना मोल्स क्लोरीन का मिलाया गया होगा। अगर y का वैल्यू पता लगा तो y का वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज 2 प्लस एक्स माइनस वाई इसका वैल्यू कितना है 8, या फिर x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 6। तो अगर y का वैल्यू मिल गया तो कितने मोल्स आपने मिलाए थे वो आपको मिल जाएंगे। तो y का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसके Kp की बात करूं, रिएक्शन का Kp कितना आया था आपको 1, इसका भी Kp तो 1 ही होगा बिकॉज टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया है। तो हम इसके Kp की बात करें तो इसके Kp के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, सभी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के लिए आपको सबके मोल्स पता है, टोटल मोल्स पता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कितना होगा 2 प्लस वाई अपॉन 12, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना होगा 2 माइनस वाई अपॉन 12, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 कितना होगा 8 अपॉन 12। सो मोल फ्रैक्शन मिल गया, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू P टोटल। आपको बोला है इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, टोटल प्रेशर तो वही रहना है 3 atm ही रहना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कितना है 2 प्लस वाई अपॉन 12 इंटू 3, तो कितना 2 प्लस वाई अपॉन 4, राइट। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना होगा यहाँ पे 2 माइनस वाई अपॉन 12, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो 2 माइनस वाई अपॉन 12 तो क्या है मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर कितना है 3, सो 2 माइनस वाई अपॉन 4, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना होगा 8 बाई 12 इंटू 3 यानी 8 बाई 4, 8 बाई 4 मीन्स कितना हो गया 2 atm, राइट। तो वैल्यू पुट कीजिए, Kp क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो पार्शियल प्रेशर Kp का वैल्यू कितना था यहाँ पर 1, बिकॉज आपने यहाँ पे क्या किया है वॉल्यूम चेंज किया है, वॉल्यूम चेंज करने से Kp का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो Kp तो वही रहेगा जो इनिशियल था 1 इक्वल टू PCl3 का कितना यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है 2 माइनस वाई अपॉन 4 इंटू Cl2 का कितना पार्शियल प्रेशर है 2 अपॉन PCl5 का कितना पार्शियल प्रेशर है 2 प्लस वाई अपॉन 4, राइट। तो एक ही अननोन है यहाँ पे, y अननोन है, y यहाँ से मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 4 माइनस 2y इक्वल टू 2 प्लस y, तो कितना होगा 3y इक्वल टू 2, यही आ रहा है 3y इक्वल टू 2, तो y कितना आ जाएगा 2/3। तो y का वैल्यू मिला आपको, x माइनस y का वैल्यू पता है, x माइनस y का वैल्यू कितना मिला था आपको 6 मोल। तो अगर y का वैल्यू पता है, x माइनस y का वैल्यू पता है, तो x का वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। x माइनस y कितना था 6, x कितना होगा 6 प्लस y, तो 6 प्लस y कितना 2/3, तो कितना 20/3 मोल। तो मीन्स यहाँ पे आपने इनिशियली इक्विलिब्रियम जब सबके 2 मोल थे उसके बाद आपने 20/3 मोल्स यहाँ पे मिलाए होंगे, तो यहाँ पे वापस से जब इक्विलिब्रियम आया तो वॉल्यूम क्या हुआ यहाँ पर डबल हो गया होगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको Kp इज गिवन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है Na2HPO4.12H2O सॉलिड है, उससे बन रहा है Na2HPO4.7H2O सॉलिड प्लस 5H2O गैसेस। Kp रिएक्शन का आपको गिवन है 2.43 into 10⁻13 atm power 5। If vapor pressure of water is 3.80 torr at same temperature, यानी जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है उसी टेम्परेचर पे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है 3.80 torr, then at what relative humidity will Na2HPO4.12H2O be efflorescent when exposed to air at same temperature। efflorescent का मीन्स क्या है यहाँ पे मॉइस्चर को लूज करना, ठीक है।
तो यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करी कि कब रिएक्शन यहाँ पे किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, कब यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो अभी इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम में हम क्या चेंज करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना मेंटेन करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। राइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताया था क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वेरिएशन बताया था कि अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करें यहाँ पे कि पहले इक्वेशन की बात करें कि इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे केपी निकालना चाहें तो केपी क्या होगा, ये सॉलिड कंपोनेंट है, ये सॉलिड कंपोनेंट है, ये गैसेस है। ठीक है, अभी आपको बोला है इफ्लोरेसेंट करना है, मींस यहाँ से इसको इसमें से वाटर को लूज करवाना है। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करना तो मींस हाइग्रोस्कोपिक, और वाटर को लूज करना मींस इफ्लोरेसेंस नेचर। ठीक है, तो ये इफ्लोरेसेंट करना है मींस यहाँ से इसमें से मॉइस्चर बाहर निकालना है, तो मींस रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में भेजना है, फॉरवर्ड में। राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कब जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कब जाएगी कि अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम के प्रेशर से कम हो जाए तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, वापस से प्रेशर को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड में मूव करेगी। तो अभी हम क्या करें, पहले इक्विलिब्रियम का प्रेशर निकाल लें। अगर वेपर प्रेशर अगर पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर से कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करना शुरू करेगी। तो केपी क्या है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जो भी होगा उसका पावर कितना है यहाँ पर 5। राइट, केपी का वैल्यू कितना गिवन है आपको 243 इंटू 10⁻⁻15, डेसिमल को हटा के हमने इधर भेज दिया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर यहाँ पे कितना होगा 243 इंटू 10⁻⁻15 पावर 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 243 को आप क्या ले सकते हैं 3 पावर 5 इंटू 10⁻⁻15 पावर 1/5। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁻3 ATM। बिकॉज यहाँ पे ATM का पावर 5 था तो उसका पावर 1/5 कितना होगा, ATM पावर 5 का पावर 1/5 क्या रह जाएगा, पावर 1 यानी ATM। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना है 3 इंटू 10⁻³ ATM है। अगर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इसका पार्शियल प्रेशर इस वैल्यू से कम होता है तो रिएक्शन कहाँ है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर 3 इंटू 10⁻³ ATM से कम होता है तो रिएक्शन का मूवमेंट किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर पार्शियल प्रेशर कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। राइट, अगर इससे कम होता है तो। ठीक है, अब ये आपको जो प्रेशर है वो कौन सा है, इक्विलिब्रियम का। वैसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर इनटू 100, परसेंटेज में आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगी। ठीक है, अच्छा पहले हम क्या बोले यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किस में, ATM में। तो ये ATM में, तो वेपर प्रेशर भी किस में होना चाहिए, ATM में। आपको किस में गिवन है, टॉर में। तो आपको पता है 760 टॉर इक्वल टू 1 ATM। तो 1 टॉर कितना होगा 1/760 एंड 3.8 टॉर कितना होगा 3.8/760। राइट, तो ये कितना आ रहा है 3.80/760, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ATM। तो वेपर प्रेशर वाटर का इतना है। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा गया है कि एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ये इफ्लोरेसेंस होगा मींस ये मॉइस्चर को लूज करेगा। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम पर इसको वापस से फॉरवर्ड में भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। यानी प्रेशर किससे कम करना पड़ेगा, इस वैल्यू से कम करना पड़ेगा। अगर ये पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू से कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू भी क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम वाला पार्शियल प्रेशर है वो आपको कम करना है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्विलिब्रियम वाली रिलेटिव ह्यूमिडिटी से आपको कम करनी पड़ेगी। तो अभी हम पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻³ इंटू 100। तो ये कितना है 300/5 में 60%। यानी इक्विलिब्रियम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है 60%।
अगर आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है तो पार्शियल प्रेशर को इक्विलिब्रियम वाले प्रेशर से कम करना पड़ेगा, मींस यहां से कुछ मॉइस्चर हटानी पड़ेगी। अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए पार्शियल प्रेशर कम करना पड़ रहा है तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो फॉर इफ्लोरेसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी लेस देन 60%। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम हो गई, यानी यहाँ पे मॉइस्चर 60% से कम हो गया, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 60% होगी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अगर 60% से कम हो गई, यानी वेपर प्रेशर कम हुआ, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर 60% से ज्यादा हो गई तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मींस ये कंपाउंड किसकी तरह काम करेगा, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस की तरह। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको CuSO4.5H2O सॉलिड से बन रहा है CuSO4.3H2O सॉलिड प्लस 2H2O गैस। Kp of reaction given है 4 × 10⁻⁴ atm square। If vapor pressure of water is 19 torr, then find out relative humidity। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर इनटू 100, राइट। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कैलकुलेशन करना है। वेपर प्रेशर आपको गिवन है 19 टोर है, पार्शियल प्रेशर पहले निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, केपी की हेल्प से। तो इस रिएक्शन का केपी क्या होगा, यहाँ पे ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैसियस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का स्क्वायर। तो केपी का वैल्यू कितना देगा, 4 × 10⁻⁴। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा, 2 × 10⁻⁻2 atm। तो ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे जो यूनिट है एटीएम है और वेपर प्रेशर कितना देखा है 19 टोर, तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो 760 टोर कितना होता है, 1 atm के इक्वल। तो 1 टोर कितना होगा, 1/760, और 19 टोर कितना होगा, 19/760 टोर, यानी 1/40 atm, राइट। तो अब आपको पार्शियल प्रेशर तो पता है, वेपर प्रेशर भी पता है, वैल्यू पुट कीजिए। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ये जो पार्शियल प्रेशर वो कौन सा है, इक्विलिब्रियम वाला। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कौन सी मिलेगी आपको, इक्विलिब्रियम वाली ही मिलेगी। क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर 2 × 10⁻⁻2 अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 1/40 × 100। 100 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 ऊपर जाएगा तो 80% यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, राइट। अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इससे कम हो जाएगा, 2 × 10⁻2 से कम हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाना है तो इसका प्रेशर कम कर दो, यानी पार्शियल प्रेशर कम कर दो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी। तो पार्शियल प्रेशर कम किया तो मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम कर दो। तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% से कम है, यहाँ पे अगर बोलते हैं इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 80%, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा है तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में। अगर प्रेशर यहाँ पे 2 × 10⁻2 atm से ज्यादा हुआ तो उसको कम करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज तक अभी इतना ही काफी है। जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं उनको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इसको बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बचे हुए पोर्शन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।